जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। चैप्टर रिव्यू एंगेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। रिव्यू एंगेजमेंट के बाद अब इसके कुछ पास्ट पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अपने सामने रखिए वॉल्यूम 2। कुछ क्वेश्चन रिप्रोडक्शन क्या, कुछ केस स्टडी क्या, जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिव्यू एंगेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एनुअल ऑडिट। डिफरेंस लिख देंगे। डिफरेंस पता चले क्या, क्या 3 पॉइंट्स है, कौन कौन से? प्रोसीजर, लेवल ऑफ एश्योरेंस और ओपिनियन। हाँ जी, ओपिनियन। और ओपिनियन के में सिर्फ ये लिखेंगे पॉजिटिव एश्योरेंस और नेगेटिव एश्योरेंस, यहाँ की उसकी वर्डिंग भी लिखनी है। वर्डिंग भी लिखनी है, बेहतरीन। Question 2. State any 3 procedure which are generally adopted by the practitioner to obtain evidence in review engagement. अब ये प्रोसीजर इंक्वायरी, एनालिटिकल, अदर रिव्यू। लेकिन याद रखें ये आपने प्रोसीजर नहीं बताए, ये आपने उनकी हेडिंग्स बताई हैं, नाम बताए हैं। प्रोसीजर इंक्वायरी में बताना पड़ेगा किस चीज की इंक्वायरी है। एनालिटिकल प्रोसीजर में बताना पड़ेगा अनयूजुअल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। और अदर रिव्यू प्रोसीजर में बताना पड़ेगा गोइंग कंसर्न असेसमेंट है फॉर एग्जांपल, या सब्सिक्वेंट इवेंट का रिव्यू है। जी बिल्कुल ठीक है। वैसे तो चाहे तो ये तीनों के तीनों प्रोसीजर में तीनों इंक्वायरी ही लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि उसे वैरायटी ऑफ प्रोसीजर प्रोवाइड किए जाए, वो ज्यादा अच्छा आंसर होता है अगर हमें पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एक केस स्टडी है, और ये केस स्टडी है, चलिए मैं डिस्कशन करते हैं। रिक्वायर्ड डिस्क्राइब हाउ द प्रैक्टिशनर शुड एड्रेस द अबव इशू। अब ये कौन सा इशू है? क्या ये गोइंग कंसर्न का इशू है? क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट का इशू? क्या रिलेटेड पार्टी का इशू है? ये क्वेश्चन 3। कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ, कर लें, कोई बात नहीं, ठीक है, ताकि कल हम वो नया चैप्टर जो सस्टेनेबिलिटी वाला है उसके ऊपर फोकस करें। तो जरा देखते हैं। एंड द इम्प्लीकेशन वी हैव ऑन द रिव्यू रिपोर्ट ऑफ इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बताइए कैसे पता चला ये हमारे ऑडिट का क्वेश्चन नहीं, रिव्यू का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट के अंदर रिव्यू का लफ्ज बहुत अहम है। सीफैप लेवल पे बहुत सी डिफरेंट एंगेजमेंट्स होती हैं। जो कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ये करते हैं वो ये कि एक एंगेजमेंट के कंसेप्ट दूसरे एंगेजमेंट में मिक्स कर देते हैं। पूछा कुछ और एंगेजमेंट के बारे में होता है, बता किसी और। क्यों भला? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो टाइप ऑफ एंगेजमेंट है उसको फोकस नहीं करते। तो आपने वैसे आपके एग्जाम में तक लगभग इक्का दुक्का, शायद ये एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो रिव्यू एंगेजमेंट का हो। अगर उसने टेस्ट किया तो सारे क्वेश्चन लगभग ऑडिट के ही होंगे, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन को पढ़ के एक बार तसल्ली कर लेनी है कि ऑडिटिंग रिव्यू एंगेजमेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ। वरना ये होगा कि सारा पेपर समझेगा ऑडिट का क्वेश्चन, रिव्यू का क्वेश्चन भी समझेगा ऑडिट वाला ही है, और उसमें भी उसे वही प्रोसीजर बता देंगे जो कि ऑडिट वाले हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा खासतौर पे केस स्टडी में। हाँ, प्रैक्टिशनर से भी अंदाजा हो जाता है, बिल्कुल प्रैक्टिशनर से भी अंदाजा हो जाता है। सोल्यूशन में प्रैक्टिशनर की जगह ऑडिटर यूज कर रहा है, आप उसको प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज करें, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑडिटर का लफ्ज भी टेक्निकली गलत नहीं है। इसलिए कि जब हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू होता है ना, ऐसे रिव्यू जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हैं वो ऑडिटर ही करता है। लेकिन बेहतर है हम इधर प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज करें। तो सोल्यूशन में ऑडिटर का वर्ड जो यूज हुआ है, बेहतर था कि प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज किया जाता। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं हैव ऑन द रिव्यू। अच्छा, यानी हमने ये भी बताना है कि एड्रेस प्रोसीजर वगैरह भी बताने हैं कि कैसे इस इशू को एड्रेस करेंगे, और फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है। दोनों चीजें बतानी है। एग्रीड? Kareem and Company Chartered Accountants are engaged in the review of interim financial information of Baba Textile Mills Limited for the half year ended June 30, 2008. हाफ ईयर को भी अंडरलाइन कर ले, इंटरम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी अंडरलाइन कर ले, और रिव्यू को तो डबल अंडरलाइन करे। यहां से भी पता चल गया, रिक्वायरमेंट से भी और इंफॉर्मेशन से भी पता चल गया रिव्यू एंगेजमेंट है। The increase in oil and energy prices and current inflationary trends prevailing in the country has resulted in substantial losses and the company's outlook is negative. Substantial losses को अंडरलाइन करें। Outlook is negative. Outlook का मतलब क्या है? Future prospects negative. Moreover, in view of recessionary pressures being faced by the US and many of the European Union economies, some of the large customers in those countries have not renewed their orders. Large customers not renewed. इसको अंडरलाइन करें। And many other are expected to follow. Consequently, company has decided to lay off 40% of workforce. Lay off 40% of workforce gradually over the next few months. अब बताइए, ये सारे जो फैक्टर्स बताए हैं उसने,
कौन कौन से फैक्टर बताए हैं? इंक्रीज इन ऑयल एंड एनर्जी प्राइसेस, फिर इसका सब्सटेंशियल लॉसेस, नेगेटिव आउटलुक, लार्ज कस्टमर गए, ले ऑफ, ये सारे 4-5 फैक्टर जो उसने बताए हैं ये किस इशू की तरफ इशारा कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न, क्योंकि दीज इवेंट्स इंडिकेट कंडीशन कास्टिंग doubt on going concern. Company's management acknowledges the severity of the situation but is reluctant to provide specific detail in the interim financial information. However, it has given a note containing general indications about the future prospects of the company. बताइए ऐसी सिचुएशन में जनरल इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि वो स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन कास्टिंग डाउट, हाँ जी, और क्लियरली लिखा भी जाता है कि गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करते हैं। अब सवाल यहां पे मेरा सिर्फ एक है, क्या प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई गोइंग कंसर्न इशू बताएंगे या प्रोसीजर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन? ओके, जिसे प्रोसीजर ऑन आइडेंटिफाइंग गोइंग कंसर्न इशू भी बोलते हैं। करेक्ट। दूसरा सवाल, भाई रिव्यू में तो लेकिन प्रोसीजर कम परफॉर्म होते हैं, तो क्या अब भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? हाँ जी, अब भी गोइंग एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्यों करेंगे? रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हमें उसको एड्रेस करने के लिए जो प्रोसीजर भी जरूरी हो वो हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। लेकिन इन प्रोसीजर में भी एक्सटेंट आप कम कर सकते हैं, एक्सटेंट आप रिव्यू है ना कम कर सकते हैं, लेकिन बार परफॉर्म करेंगे। यानी आप 2-3 प्रोसीजर भी लिखते जो हमने एडिशनल प्रोसीजर स्टडी किए थे ना तो काफी होंगे, वैसे मार्क्स भी कम है। तो अहम चीज पहले क्या आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 इवेंट्स एंड कंडीशन कास्टिंग डाउट लिखने हैं। स्टेप नंबर 2 एडिशनल प्रोसीजर लिखने हैं, वो 2-3 भी लिख दें तो काफी है। और फिर स्टेप नंबर 3 में क्या लिखना है? इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। अच्छा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में क्या उसने क्वेश्चन में बताया कि इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट मुझे बताइए जब ये इशू एडिक्वेटली डिस्क्लोज होंगे या नॉट डिस्क्लोज होंगे? रिक्वायरमेंट में उसने जनरल बात की है, इफ करके बताना चाहिए। हालांकि वैसे ऊपर क्वेश्चन में कह चुका है कि मैनेजमेंट जो है ना वो रिलक्टेंट है स्पेसिफिक डिटेल प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं जब उस सर उसने मैनेजमेंट ने कह दिया है कि हम डिस्क्लोज इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमें सिर्फ वो जो नॉट डिस्क्लोज वाला ही डिस्कस करना चाहिए। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड मेरा मशवरा है कि दोनों डिस्कस कर लेने चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने क्लियरली ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ नॉट डिस्क्लोज वाला बताओ। अगर रिक्वायरमेंट में कहता तो मैं आपसे कहता बिल्कुल यही करें, दूसरा कर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट उसने ओपन रखी है, क्वेश्चन में इंडिकेशन दी है कि मैनेजमेंट तैयार नहीं है तो बेहतर है। लेकिन अगर आप सिर्फ मिस स्टेटमेंट वाला भी डिस्कस कर ले वो भी काफी है। हाँ, लेकिन मैं अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज देखूं। ठीक है, क्योंकि जब मैनेजमेंट इनकार कर देती है ना तो फिर हम 2-4 भी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करते हैं और वो बाज़ औक़ात इसे करेक्ट करवा देते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करवाते। तो मैं ये कहूँगा कि मैं 2-4 भी गवर्नेंस को मैटर कम्युनिकेट करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इंक्लूड करें और फिर उसके बाद बताऊँगा कि अगर 2-4 भी गवर्नेंस इंक्लूड करवा देते हैं तो क्या होगा, नहीं इंक्लूड करवाते इन डिस्क्लोजर को तो अगर इंक्लूड करवा देते हैं तो क्या होगा, अनमोडिफाइड कंक्लूजन और एमसीओ मैटर पैराग्राफ। सिर्फ इतना लिख देंगे एमसीओ मैटर पैराग्राफ के रीजन भी लिखेंगे, किस वजह रीजन भी लिखेंगे, शाबाश। सिर्फ इतना लिख देंगे कि किस वजह से एमसीओ मैटर पैराग्राफ आ रहा है और उसकी रीजन, या कि उस एमसीओ मैटर पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या आएगी वो भी लिखना है। इंफॉर्मेशन क्या, ये ना देखिए सोल्यूशन में लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं नहीं मुझे असूल बताएं। सोल्यूशन में कभी किसी मूड में बैठा कर रहा हूं तो कभी किसी मूड में होता है, कभी लिख दी जाती है बात, कभी आप इतने क्वेश्चन किए आपको तो अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मार्क्स आपको लग रहा है कम है, ये अच्छा आर्गुमेंट है, ठीक है, तो आप ना लिखिए, सिर्फ इतना लिख दें कि एमसीओ मैटर पैराग्राफ दिया जा रहा है किस वजह से, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की वजह से। और अगर इसको मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो ये मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन में रीजन एक्सप्लेन कर दी जाएगी। डन, कोई प्रॉब्लम? क्वालिफाइड या एडवर्स कंक्लूजन बिल्कुल दोनों लिखें, दोनों रिकमेंड करते हैं। क्लियर जी? तो आपने देखा कि कैसे उसने गोइंग कंसर्न का इशू रिव्यू रिपोर्ट में भी टेस्ट कर लिया। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही, वो कोई भी मिस स्टेटमेंट या कोई भी स्कोप लिमिटेशन रिव्यू में टेस्ट कर सकता है। अच्छा, मुझे याद आया इसमें टाइप ऑफ कंक्लूजन में उसने कहीं पे ये लिखा था कि स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट अगर मटेरियल हो तो क्वालिफाइड कंक्लूजन रिकमेंड किया था, ऐसा ही है? देखा नहीं आपने?
उसने कहीं पे ये लिखा था कि नॉर्मली स्कोप लिमिटेशन हो, चले रहने दे, वो हो सकता है। अच्छा, रिव्यू में ना वो असल में स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट कहता है बहुत कम ऐसा होगा कि मटेरियल हो, ज्यादातर स्कोप लिमिटेशन का रिव्यू में इफेक्ट परवेसिव ही होगा। इसकी रीजन पता है क्या है? कहता है पहले ही आप कम एविडेंस हासिल करते हैं, उस पर भी स्कोप लिमिटेशन अगर लग जाए तो वो मोस्ट लाइकली परवेसिव होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार मटेरियल भी हो सकता है, इसलिए उसने डिस्कस दोनों की है। तो अगर कभी स्कोप लिमिटेशन का केस आ जाए तो आप या तो दोनों लिखें या उसको परवेसिव की तरफ ले जाए। चलिए क्वेश्चन 3 क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? छोटी सी केस स्टडी थी, हमारे ऑडिट का इंपैक्ट पूछ रहा था रिपोर्ट पे, तो हमारे लिए ये बड़ी सिंपल केस स्टडी होती है। रिव्यू में तो हमने सिर्फ इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में इस चीज का ध्यान रखना है, वो एमसीक्यू मैटर वाली बात का, बाकी कुछ नहीं। डन? ओके, तो ये उसने असल में केस स्टडी में आपको ये भी सिखाया है कि अगर रिस्क सामने आ जाए, जैसे यहाँ पे गोइंग कंसर्न का रिस्क आया, तो आपको एडिशनल प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। हालांकि वो प्रोसीजर उतने डिटेल शायद नहीं होंगे जितने ऑडिट में होते हैं, लेकिन एडिशनल करने पड़ेंगे क्योंकि रिस्क सामने आ गया। 4, ऑडिटर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू द हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये तो हमने कंपनी लॉ का कंसेप्ट उसने दोहरा दिया, हमारा रिवाइज करवा दिया है ना। ये कंपनी लॉ का कंसेप्ट है ना, क्वार्टरली सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ सच रिव्यू एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑडिट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है। और कैसे ये डिफरेंट है, वो 3 पॉइंट्स टेबल बना के लिख दीजिएगा। फिर द प्रोसीजर डेटा परफॉर्म्ड व्हाइल कैरिंग आउट सच रिव्यू। इंटरेस्टिंग देखिए, इसमें उसने मार्क्स नहीं बताए, या सॉरी प्रोसीजर नहीं बताए कितने, ऊपर उसने बताए थे 3 प्रोसीजर, नीचे उसने प्रोसीजर नहीं बताए कितने। तो इसका मतलब है जितने आप लिख सकते हैं। और आपको पता है हम इस तरह के क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन नहीं मानते, क्योंकि उसने ब्लाइंड रखा हुआ है, हमें कुछ नहीं बताया हुआ। और मार्क्स भी देखें, दूसरा उसने जो अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किया, ए और बी के अलग अलग मार्क्स नहीं दिए। अगर आप इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जो बॉडी, अदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी को देखें, वो ए और बी को नॉर्मली अलग अलग करते हैं, आई कैप नहीं करता। ये अच्छी बात नहीं है, इससे बेसिकली मार्किंग स्कीम जजमेंट पे डिपेंड, जजमेंट में चली जाती है, और जजमेंट जाहिर है वेरी कर सकती है। बहरहाल अंदाजा आपको पास पेपर की प्रैक्टिस कर करके ना आपको अंदाजा हो चुका होता है कि आपका जिस एग्जाम का पेपर देने के लिए जा रहे हैं वो नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चन सेट करता है, कौन सी वोकैबुलरी यूज करता है, ठीक है। अब बॉडी की वोकैबुलरी जो आई कैप के एग्जाम में होती है वो दूसरी प्रोफेशनल बॉडी की थोड़ी सी डिफरेंट, कुछ टर्म्स तो ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड्स की है, वो तो हर एग्जामिनेशन बॉडी सेम यूज करेगी। कुछ रिक्वायरमेंट का तरीकाकार होता है, स्टाइल होता है। तो आई कैप के रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली एम्बिगुअस होती हैं, मतलब नॉर्मली का वर्ड मुझे नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन एम्बिगुअस होती हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं होती कि क्या पूछ रहा है, बिल्कुल जनरल। अगर दूसरे एग्जामिनेशन बॉडीज के रिक्वायरमेंट देखें ना, क्लियरली पता चल रहा होता है क्या पूछ रहा है। अब जैसे व्हाट शुड ऑडिटर डू इन दिस सिचुएशन, वो सिचुएशन के 3 एंगल निकल रहे होंगे, वो 3 रास्ते निकल रहे होते हैं। वो चाहे तो आप एक रास्ते में निकल जाए, चाहे 2, चाहे तीसरे पे। कई दफा ऐसा हुआ है कि वो मैंने अपनी तरफ से एक सोल्यूशन बताया और एक रास्ते में निकल गया। सीफैप में खासतौर पर बात का ऐसे होता है, और सोल्यूशन को देख के पता चला वो इंटायरली डिफरेंट वे में गया था। मतलब एक क्वेश्चन के एक पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ, दूसरा 2 इश्यूज थे, नंबर 8 थे। अच्छा, ये चीज मैं भी यही समझा, 4 सोल्यूशन देखा उसने, इसको 2 लाइनों में भड़का दिया था, इसकी उसने 10 लाइनें बताई थी, और मार्किंग सी में भी ऐसे। अब कैसे पता चलेगा? या तो भाई मार्क बता दो, ये 1 नंबर का, बहरहाल जजमेंट होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं जाती तौर पे अच्छा नहीं समझता, जिसमें बच्चे को क्लैरिफाई ना किया जाए एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है। बच्चे को नॉलेज की बेस पे फेल किया जाए, समझ में आती है बात, ठीक है। टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर फेल किया जाए, समझ में, मुश्किल से मुश्किल पेपर बना लो, कोई प्रॉब्लम, बताओ तो सही क्लियरली बच्चे को कि लिखना क्या है, रिक्वायर्ड क्या। वो सोल्यूशन देख के पता चलता है ये लिखना था। वो बच्चे फिर, अब वो जाहिर है वो फिर पता है कि वो किस्मत की बात हो जाती है। बाज़ औक़ात फिर जिसकी कम तैयारी होती है उसका तीर तुक्का लग जाता है, उसका माइंड मिल जाता है एग्जामिनर के, वो पास हो जाता है। जो अच्छा बच्चा होता है वो नहीं हो पाता। लेकिन भाईजान ये कोई नहीं, शेर आपको पता है जंगल का बादशाह है, वो अंडे दे उसकी मर्जी, वो बच्चे दे, वो दोनों दे, और वो दोनों ही ना दे, समझ गया? हाँ, चलिए आगे चल। ब्रीफली डिस्कस द लेवल ऑफ एश्योरेंस गिवन इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। क्या लेवल ऑफ एश्योरेंस है?
ऑडिट में, एग्रीमेंट प्रोसीजर में, हाँ यही पूछना था। एग्रीमेंट प्रोसीजर बोला है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान, मेरी मर्जी, मेरा सवाल मेरी, मैं जिस मर्जी तरतीब से पूछूं। हाँ मेरा ऑडिट मेरी है, इस जंगल का शेर मैं हूं, आप इस जंगल में भी बकरियां हैं, उस जंगल में भी बकरियां कुछ ना डाल दे। अच्छा चलिए, ऑडिट रिव्यू रीजनेबल, एग्रीमेंट प्रोसीजर नो इंश्योरेंस, कंपाइलेशन, व्हाट इज एग्रीमेंट प्रोसीजर, एंगेजमेंट, क्या मैनेजमेंट के साथ एग्री किया जाता है क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और फिर वो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, उनकी बेस पे जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग होती हैं, क्या बोले जरा एक दफा लफ्ज, क्या फैक्चुअल फाइंडिंग, फिर से बोले क्या फैक्चुअल फाइंडिंग्स होती हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। ले जी 7 लास्ट क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं, किताबें कर दे बंद, पढ़ लिया बस जितना ऑडिट पढ़ना था। 3 पार्ट्स हैं, 2 के जवाब सही आने चाहिए। अगर आपने 3 में से 2 के जवाब गलत दिए, मैंने रिव्यू एंगेजमेंट दोबारा शुरू कर देनी है। प्रोसीजर वाला सारा नहीं, प्रोसीजर वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान से जरा, ठीक है। अगर 3 में से 2 ठीक बता दी, आपकी छुट्टी, कल नहीं छुट्टी, कल काहे की छुट्टी। रिक्वायरमेंट, डिस्कस द अबव इश्यूज एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन योर रिपोर्ट। क्या रिक्वायरमेंट से पढ़ा है, कौन सा पता चल रहा है कौन सा टॉपिक है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली नोट करें, ऑडिट और रिव्यू का भी नहीं फर्क पता चल रहा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, एग्जाम में बैठ के आपके जहन में चैप्टर 2 ही आएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ के, और ठीक आएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी स्टेट लिमिटेड। अच्छा, अब इसमें ऑडिट का वर्ड यूज हुआ है, तो मजीद आप पक्के हो जाएंगे शायद ऑडिट है, लेकिन मैंने आपको बताया ऑडिटर भी रिव्यू परफॉर्म कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो, क्योंकि जो रिव्यू वाला आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि रिव्यू होगा, आपने ये बात पढ़ी सेकंड क्वार्टर का रिव्यू होगा, ये बात, लेकिन ये भी पढ़ा होगा कि वो ऑडिटर ही करेगा जो कंपनी का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। शाबाश। द फर्म इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग लिमिटेड स्कोप रिव्यू, इसको अंडरलाइन करें, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनसे हमें कंफर्म हो गया कि टाइप ऑफ एंगेजमेंट कौन सी है। किताब बंद कर दी, कोई बात नहीं। लिमिटेड स्कोप रिव्यू ऑफ एसेट्स, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? अब ये मेरा भाई बताएगा, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटरम ऑडिट एक ही चीज है ना, यानी इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन करेंगे तो उसे इंटरम ऑडिट बोलेंगे, ऐसा है क्या? फिर कैसा है? हाँ शाबाश, कह रहे सर इंटरम ऑडिट ऑडिट का हिस्सा है जो ईयर एंड से पहले प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन करेंगे तो वो ऑडिट नहीं होगा, वो तो रिव्यू होगा, ठीक है। यानी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दूसरा नाम है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। For the half year ended December 31st, 2007, the audit team has recently concluded their work with following findings for your decision. तो ऑडिट टीम ने ये वर्क कंक्लूड किया, अब आपके सामने है। अब आपने क्या बताना है? इश्यूज को डिस्कस करना है और इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना। इन्वेंटरी इज अ सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, मटीरियल है भाई, but the practitioner was not asked to attend the stock count at the end of the period. Consequently, the audit team relied on the count communicated by the management. भाई मेरा तो ये सीधा मैं पहुंच गया हूं, क्या स्कोप लिमिटेशन है। भाई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की, अच्छा रिव्यू है, ओके, तो डिस्कस करें इसको। आप क्या लिखेंगे? रिव्यू में नॉर्मली टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं होते, इसीलिए इसमें स्टॉक काउंट में प्रेजेंट होना रिक्वायर्ड नहीं था। क्या मजीद कुछ डिस्कशन करेंगे? आप कहेंगे स्टॉक काउंट तो जरूरी नहीं था, लेकिन अदर प्रोसीजर जरूरी थे। आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए,
अगर इनसे स्टिल कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी आपने दो तरह से कमेंट करना है, एक ये बताना है कि ये जरूरी नहीं था स्टॉक काउंट, और फिर ये भी बताना है कि क्या जरूरी था, फिर कंप्लीट आंसर समझा जाएगा। क्या लिखेंगे, फिर से बताएं क्या लिखेंगे? तो भाई स्टॉक काउंट जरूरी नहीं था क्योंकि टेस्ट रिव्यू में टेस्ट ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर तो था। तुमने इसमें ये नहीं बताया हमें इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर हो गए थे, तो अगर वो हो गए हैं और कोई रिस्क सामने नहीं आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अनमोडिफाइड कंक्लूजन देंगे। एग्री करते हैं? डन? ये तो मैंने खुद ही डिस्कस कर दिया, आपसे तो पूछे नहीं। चलिए नेक्स्ट, a setup of the company in Lahore having carrying value of rupees 235 million has been sold to an associated undertaking for rupees 240 million. The minutes of board of directors show that transaction was carried out on arm's length basis price. No explanatory note has been given in the financial statements in this regard. तो जरूरत ही नहीं है क्या इंक्वायरी करनी है? किस चीज की रिप्रेजेंटेशन? क्या आर्म लेंथ बेसिस पे है या नहीं? रिलेटेड पार्टी, कहाँ रिलेटेड पार्टी लिखा हुआ है? एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी होती है। हाँ, तो ये असल में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। क्या रिव्यू एंगेजमेंट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर को हम चेक करते हैं? यस करते हैं। तो हम लिखेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रेलिवेंट है वेरिफिकेशन रिव्यू एंगेजमेंट में, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, क्यों डिस्क्लोज नहीं किया, रिक्वेस्ट करेंगे उनसे डिस्क्लोज करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करें, और अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती तो ये क्या होगा? स्कोप लिमिटेशन होगी। ये उड़ा दे इसकी गर्दन, उड़ा दे, कोई फायदा नहीं है इसका। क्या जिंदगी है यार तेरी, क्या जिंदगी। सारा ऑडिट कंप्लीट हो गया, लास्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, इसको स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट में फर्क नहीं पता। चाय नहीं पी इसने, चर्स नहीं पी है। चर्स की कमी है, जिस तरह के इसके कंसेप्ट है। जी जी, तो ये मिस स्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे आगे, क्या लिखेंगे? ये तो डिस्कशन कर दी ना हमने कि रिव्यू में रिलेटेड पार्टी को कंसीडर करना है, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। अब अगर इंक्लूड नहीं करते तो क्या होगा? बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ शाबाश, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन दे, और बेसिस फॉर क्वालिफाइड कंक्लूजन में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर जो है वो मैनेजमेंट इसको ठीक रिकॉर्ड कर देती है, इंक्लूड कर देती है, तो फिर की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आएगा रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी में नहीं, की ऑडिट मैटर नहीं। ओके ये रिव्यू है, अच्छा 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 अच्छा, हाँ की ऑडिट मैटर तो होता है, की रिव्यू मैटर कोई नहीं होता। ओके ओके ओके, लग गई समझ। थर्ड, as a percentage of total debts of provision for bad debts, as a percentage of total debts, the provision for bad debts are in accordance with the previous history of the company. समझे क्या कह रहा है? provision for bad debts past history के मुताबिक है। However, due to time constraints, the practice of using age analysis of debtor has not been used this time. भाई ये पास्ट में करते थे, इस दफा नहीं किया, ये तो स्कोप लिमिटेशन होगी ना? नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल जरूरी नहीं है, एजिंग एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं है। क्या शर्त है? रिस्क ना हो। हाँ जी, तो क्या इसमें कोई इंफॉर्मेशन बता रहा है आपको? हाँ, आप लिखेंगे इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर बहरहाल फिर भी हम परफॉर्म करेंगे, और ये चूंकि इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर वो बल्कि परफॉर्म कर चुका है। उसने बोला है कि हिस्ट्री प्रीवियस ईयर के साथ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट सेम है, इसका मतलब यह है कि रिस्क है या नहीं है? नहीं है, एविडेंस मिल गया। इंक्वायरी हम लिखेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि क्या उनका मेथड जो है वो सेम है और रीजनेबल है, ठीक है, और इसके बाद अगर इंक्वायरी से भी कोई रिस्क सामने नहीं आता तो सफिशिएंट एविडेंस मिल गया, अनमोडिफाइड कंक्लूजन। डन जी। तो जरा देखिए उसने क्या किया, उसने बेसिकली आपसे कंसेप्ट टेस्ट किए हैं फर्स्ट और थर्ड में, कि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट और थर्ड में उसने ये कंसेप्ट टेस्ट किया है कि चेक कर ले कि क्या आपको पता है कि कौन से प्रोसीजर रिव्यू में रिक्वायर्ड नहीं है। उसने जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं थे वो आपको रिकमेंड करवा के तो इम्पैक्ट पूछ रहा है कि शायद आप ऑडिट के चक्कर में इसको भी इम्पैक्ट, और अगर आप मेरा ख्याल है इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें इस तरह की बात उसने मेंशन की होगी
कि बच्चों ने रिव्यू का क्वेश्चन था, इसमें भी ऑडिट के कंसेप्ट को अप्लाई कर दिया। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक यही है। और इसमें उसने आपको ये टेस्ट करवाया है कि जो अदर रिव्यू प्रोसीजर में रिलेटेड पार्टी है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, गोइंग कंसर्न है, रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमने कंसीडर करना है। नहीं कमेंट्स तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात पे यकीन कर ले। समझ तो चले भी क्लियर हो गया। तो एग्जाम में क्या करना है, सबसे अहम चीज क्या है कि जो भी केस स्टडीज होगी खासतौर पे देखना कहीं ये रिव्यू की केस स्टडी तो नहीं है, रिव्यू की केस स्टडी तो नहीं, ये तसल्ली से देख लीजिएगा। क्लियर? ये था हमारा रिव्यू एंगेजमेंट। अब ये चैप्टर, हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं बाकी। एक हाँ जी वो सस्टेनेबिलिटी वाला, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स वाला, वो कल स्टार्ट होगा, 2 लेक्चर्स हैं उसके, कल स्टार्ट होगा, 50% कल होगा, और फिर उसके बाद मंडे को। और फिर जो हमारा है लीगल रिक्वायरमेंट्स वाला, वो तकरीबन 4 से 5 लेक्चर लेगा। आपने आना है, ठीक है, नेक्स्ट वीक में भी आना। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।